Hello students, welcome to online classes PK University. Today we will discuss about economic choice of conductor using Kelvin's law. Then let's start Kelvin's economics law. A transmission line can be designed by taking into consideration many factors in which economy is the most important factor. The conductor which is to be selected for a given transmission line must be economical because most of the part of total line cost is spent for conductor. Therefore, it becomes to select proper size of conductor. So total capital cost must be economical while designing transmission line. The total capital cost is divided into two parts, namely fixed standing charges और and running charges. स्टूडेंट केल्विन इकोनॉमिक्स लॉ में हम ये बताएंगे कि केल्विन इकोनॉमिक्स लॉ क्या है। जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स फैक्टर है वो कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स देखते हैं कि हमारा जो भी है खर्च ट्रांसमिशन लाइन को लगाने में कम से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो भी डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें कंडक्टर वाइटल रोल क्रिएट करता है। ठीक है, कंडक्टर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा खर्च आता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम जब भी डिजाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो कम से कम लगे, ज्यादा ना लगे, या उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो मोटाई है वो कम हो। ठीक है, जिससे हमारा खर्च क्या हो, कम लगे। ठीक है, कुछ भी अगर हम काम करते हैं, जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसमें ये देखते हैं कि हमारा खर्च कम हो और बेनिफिट्स ज्यादा हो। ठीक है, तो इसी के लिए हमारा केल्विन इकोनॉमिक्स लॉ आया कि जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करते हैं तो हमारा उसमें इकोनॉमिक्स फैक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें पहला होता है कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट? कैपिटल कॉस्ट ये होता है कि जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, जब भी हम, तो उसमें सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब सबसे पहले हम पैसा खर्च लगाते हैं उसको हम कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं या इनिशियल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें कंडक्टर का ज्यादा खर्च आता है, यानी ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक फार्मूला आपको पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ पे आर क्या है? आर यानी रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आर इक्वल टू क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। और एल क्या हो गया? एल इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर का लेंथ होता है। और ए क्या होता है? ए हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे कि आप फार्मूला से डिनोट हो रहा है कि सपोज कीजिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जब डिजाइनिंग करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कंडक्टर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी मोटाई है उसको कम कर देंगे तो हमारा जो खर्च होगा वो कम लगेगा। सपोज कीजिए कि हमने इसकी क्या है, इसकी मोटाई को कम कर दिया है खर्च की वजह से कि खर्च हमारा कम लगे। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो आर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। मींस कि जब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करेंगे, किसी कंडक्टर का जब मोटाई कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। इस फार्मूला से डिनोट हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? हमारी आई आई स्क्वायर आर लॉसेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण से क्या होगा? हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। इट मींस क्या होगा कि हमारा लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट एक चीज ये बताइए कि जब हमने इसकी साइज को कम कर दिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दिया तो हमारा खर्च कम हो गया, लेकिन लॉस भी तो बढ़ गया। यहाँ लॉस भी तो बढ़ गया, तो फिर हमें फायदा क्या हुआ? इधर हम इसकी प्राइस कम कर रहे हैं यानी साइज को कम करके हम प्राइस कम कर रहे हैं, लेकिन इधर हमारा लॉस क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, तो हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हमने कोशिश क्या किया कि जो लॉस है उसको कम करने की कोशिश किया। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को
बढ़ा दिया है। तो इसको बढ़ाने से क्या होगा, हमारा प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा कंडक्टर देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपने जैसे आप मान लीजिए कंडक्टर मोटा कर दिया, तो मोटा करने से बहुत सारे और भी चीज तो हाई लेना पड़ेगा। जैसे आपका टावर हो गया है, पोल्स जो होते हैं, जैसे जैसा जैसा मोटा लेंगे, जितना मोटा लोगे उतना ही क्या होगा, जो हमारा इंसुलेटर है उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा थोड़ा हैवी लेना पड़ेगा। आपको टावर्स भी हैवी लेना पड़ेगा। जो हमारा डिरेक्शन होता है वो भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है। अब इसकी हमने साइज को बढ़ा दिया। साइज को बढ़ाने से हमारा क्या हो गया कि हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया यानी लॉसेस हो गया वो कम हो गया है। तो कम होने की वजह से क्या होगा, लेकिन हमारा फिर क्या होगा, इकोनॉमी तो बढ़ गई ना, हमारी पैसा तो ज्यादा लग गया, लॉस कम हो गया लेकिन पैसा बढ़ गया। ठीक है। तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जो हम सोच रहे हैं कि हमारा पैसा भी कम खर्च लगे और लॉस भी कम हो, तो वही केल्विन जो एक साइंटिस्ट था उसने अपना लॉ दिया था कि एक बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो कंडक्टर हो, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो और उसमें वोल्टेज भी ज्यादा ट्रांसमिट हो और हमारा जो पैसा है या इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट हो, जो भी हो इंस्टॉलेशन हो, वो भी खर्च कम लगे। इसके लिए हमने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला जिससे हमारा खर्च कम हो ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन करने में। ठीक है। उसमें हम दो तरह के होते हैं। जो हमारा टोटल कैपिटल कॉस्ट होता है, जो इनिशियल कॉस्ट होता है, मीन्स क्या होता है कि जो भी इंस्टॉलेशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन, तो उसमें कुछ खर्च लगाया जाता है, कुछ उसमें क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसा कि आप कोई भी काम करोगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन की डिजाइन करते समय उसमें क्या करोगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे। वो जो इनिशियल चार्ज होता है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमने जैसे आपको बताया कि फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज। फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज का मतलब होता है अचल कीमत होती है, अचल। ठीक ना, फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज को बोला जाता है अचल कीमत। ठीक है ना। ये कीमत क्या होती है कि फिक्स होती है, इसीलिए इसका नाम फिर वो रख दिया गया, फिक्स हो गया। इसके बाद रनिंग चार्ज हो गया। रनिंग चार्ज क्या हो गया कि रनिंग चार्ज इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ये टोटली हमारा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर मान लो सपोज करो कि कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मीन्स क्या किया कि आपने मोटाई बढ़ा दिया, तो मोटाई बढ़ाने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन घटाए तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस हमारा बढ़ जाएगा। तो लॉस क्या, जैसे जैसे आप उसकी कंडक्टर की क्या करोगे, मोटाई कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लॉस बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे हमारा क्या होगा, ये भी रनिंग चार्जेस भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो ये रनिंग चार्जेस में जो भी लॉस होते हैं, लॉस ट्रांसमिशन लाइन की जो लॉस होता है उसको कंसीडर किया जाता है। बट इसमें फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज में क्या किया जाता है कि जो जैसे इंस्टॉलमेंट जो भी करते हैं, इंस्टॉलेशन लगाते समय या डिजाइन करते समय वो खर्च आता है, प्लस ये टावर्स होते हैं, प्लस जो इंसुलेटर होता है या और भी अदर चीज जो लगाते हैं उसमें ट्रांसमिशन लाइन में, वो हमारा उसमें ये खर्च आता है। ठीक है ना। तो इसको हमने सपोज कर लिया कि जो फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज है, हम फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज को हमने, जो हमारा फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज है, फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस, चार्जेस को हमने मान लिया S1 मान लिया। ठीक है। फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस को S1 मान लिया। तो हम जानते हैं कि S1 जो है होता है हमारा, S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। मींस क्या होता है कि जो हमारा फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज हमने मान लिया क्या कि ये हमारा खर्च है, फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्ज वो फिक्स है, हमारा खर्च उतना तो होना ही होना है। ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की डायमीटर पे या मींस मोटाई पे। ठीक है। तो अब इसको जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो इसमें क्या होगा, S1 इक्वल टू इक्वल के फॉर्म में लाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट टर्म आ जाता है मैथमेटिक्स का ये। तो हम इसमें क्या करते हैं K1 अपॉन ए। ठीक है। S1 है इसलिए हमने K1 कर दिया। अब K1 क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। अब K, देखो एक मैथ का टर्म बता रहा हूं आपको, आप कभी नहीं भूलोगे। कोई पूछ सकता है कि मैथ में जब प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो उसमें कांस्टेंट क्यों आ जाता है, कांस्टेंट क्यों आता है। तो देखो प्रोपोर्शनली का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, ये बढ़ेगा, इसका यही तो मतलब होता है। लेकिन होता क्या है कि सपोज कीजिए कि अब एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूं आपको
कि जैसे एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में दो ऑफिसर है, एक की सैलरी क्या है कि 30,000 है, ठीक है, एक टाइम पे एक की सैलरी 30,000 है, एक की 40,000 है, ठीक है। अब दोनों की एक साल बाद क्या हुआ कि इंक्रीमेंट लग गया, यानी 10,000 की इंक्रीमेंट हो गया, 10,000 सैलरी बढ़ गई, तो इसकी कितनी हो गई बढ़ने के बाद 10,000 40,000 हुआ, 40,000 हुआ, और इसका कितना हुआ 50,000 हुआ। तो अब ये बताइए स्टूडेंट कि हम ये कह सकते हैं कि 40,000 इसके बराबर हो गया 50,000 के बराबर, ये कह सकते हैं हम? कभी नहीं कह सकते कि 40,000 इक्वल टू 50,000 हो गया, नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये करेंगे कि 40,000 में कितने का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 50,000 हो गया, फिर 30,000 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 40,000 हो गया, वो हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट हमें हमेशा क्या करता है, इक्वल करने के लिए हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, यही काम होता है हमारा कांस्टेंट का, इसीलिए हमारा कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो हमने S1 को क्या मान लिया, S1 इक्वल टू K1A। अब क्या है रनिंग चार्जेस है, रनिंग चार्जेस में क्या आता है डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर का, ठीक है, तो लॉस आता है, तो रनिंग चार्जेस इक्वल टू हमने मान लिया, रनिंग चार्जेस इक्वल टू मान लिया हमने इक्वल टू S2 मान लिया, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। मीन्स क्या होता है कि जब हमारा ये जो S2 क्या होता है रनिंग चार्जेस होता है, जब हमारा कंडक्टर की साइज को कम करेंगे तो लॉस क्या हो जाएगा हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। और कंडक्टर की साइज को अगर ज्यादा करते हैं तो हमारा क्या होगा लॉस कम होगा, लेकिन यहाँ पैसा ज्यादा लग जाएगा। तो इसको जब हटाएंगे तो S2 इक्वल टू क्या होता है K2/A, ठीक है। अब हमें टोटल खर्च निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस को और रनिंग चार्जेस को, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू S मान लिया है, S में क्या मान लिया S1 प्लस S2 मान लिया, ठीक है। तो दोनों को जब जोड़ दिया हमने तो जोड़ने से हमें क्या आया है, हमने जोड़ने से ये आया कि K1A प्लस K2/A, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या किया जाता है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, हम DS/DA के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट तो जानते होंगे आप, तो इसको हम D/DA करेंगे, इसमें क्या होगा जीरो कर दिया, तो ठीक है। तो D/DA करेंगे तो यहाँ पे K1A प्लस K2A/A इक्वल टू जीरो होगा। इस केस में क्या होगा कि अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा K1 हो जाएगा, क्योंकि A होगा हमारा A से A कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा, फिर क्या होता है माइनस होता है, माइनस से क्या होगा हमारा, फिर क्या होगा हमारा K2/A स्क्वायर होगा, ठीक है, K2/A स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि ये जब नीचे से ऊपर जाता है फिर जाने के बाद जब डिफरेंशिएट करते हैं लास्ट में तो हमारा जो बाई का होता है जो नीचे का होता है वो स्क्वायर का हो जाता है, डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ आप जानते होंगे, अब हम इक्वेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा K1A इक्वल टू K2/A लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ हमारा जैसे टर्म है, हम डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा क्या है K1 माइनस K2/A स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने से क्या होगा, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं K1A इक्वल टू K2/A लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, सेम कंडीशन हो गई। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने आपको लिखाया था कि S1 इक्वल प्रोपोर्शनल टू A, तो देन क्या होता है कि S1 प्रोपोर्शनल टू A, इसमें क्या होगा S1 इक्वल टू होगा K1A, फिर S2 था S2/1/A था, इस केस में क्या होता है S2 इक्वल टू क्या होगा K2/A हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आप देख सकते हैं आप कि यहाँ S1 इक्वल टू S2 आता है,
ठीक है, यानी फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस इक्वल टू रनिंग चार्जेस के बराबर आ रहा है, यही हमारा केल्विन्स लॉ होता है। तो केल्विन्स लॉ में कुल मिलाकर ये होना चाहिए, केल्विन्स लॉ ये कहता है कि जो हमारी कंडक्टर की साइज है, जो हमारा चालक की साइज है, वो कम से कम होनी चाहिए, जो बीच की होनी चाहिए, ताकि अगर हम ज्यादा मोटा करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कंडक्टर मोटा करने से क्या होता है, हमारा टावर होता है, पोल होता है, वो भी हैवी लेना पड़ेगा, इंसुलेटर भी हैवी लेना है, क्रास फॉर्म होता है, जो पोल पे जो क्रास फॉर्म ऐसे लगाया जाता है ना, वो भी हमारा हैवी लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे है फैक्टर जो हैवी लेना पड़ेगा। अगर हम साइज कम कर दें तो साइज कम करने से क्या होता है, प्राइस तो कम हो जाएगा, पोल भी, टावर्स भी कम आएंगे। ठीक है, टावर्स भी थोड़ा सा लो कैटेगरी के आएंगे, फिर इसके बाद हमारा इंसुलेटर भी पिन टाइप या सस्पेंशन टाइप आ जाएगा। अब इसकी जो साइज को कम कर देंगे तो लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, लॉस हमारा बढ़ जाएगा। तो दोनों इक्वल हो रहा है, अगर इधर हम साइज को कम कर दे रहे हैं तो उधर लॉस बढ़ रहा है, इधर साइज को कर दे रहा है तो हमारा प्राइस बढ़ जा रहा है, लेकिन लॉस कम हो रहा है। तो दोनों से हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो बीच का एक रास्ता निकाला जिससे हमारा जो कंडक्टर है या ट्रांसमिशन लाइन है उसका खर्च कम से कम हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी, कल के टॉपिक में हम बताएंगे कुछ और।